हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लेके आए इंग्लिश के बारे में कि क्या क्या किस किस तरीके का कि खुद इंग्लिश क्या है और क्या क्या चीज़ें अपने को किस किस तरीके से स्टडी करनी है। तो सबसे पहले देखिएगा, बात आती है कि इंग्लिश जो है क्या होता है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। नॉर्मली बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, इसे एज ए सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैंने आपके लिए दो वर्ड यूज़ किए हैं। फर्स्ट वर्ड मैंने यूज़ किया है सब्जेक्ट एंड द सेकंड वर्ड इज अ लैंग्वेज। ठीक है, कि आइदर इट इज़ अ लैंग्वेज और अ सब्जेक्ट, कि एक लैंग्वेज है या एक सब्जेक्ट है। तो उनमें डिफरेंस समझते हैं पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है और लैंग्वेज क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट जो होता है बेटा वो कुछ प्रिंसिपल बेस्ड होता है, सिद्धांतिक होता है कि भाई ऐसा है तो ऐसा ही होगा। जैसे हम बात करें मैथमेटिक्स की, अगर हम कहें कि 2 और 2 4 होते हैं तो ये फिक्स्ड है कि हमेशा 2 और 2 4 होंगे, वो वैसे ही रहने हैं। ठीक है, तो नॉर्मली सब्जेक्ट के अंदर चीज़ें क्या होती है, फिक्स्ड होती है, जबकि भाषा लैंग्वेज जो है वो हमेशा ध्यान में रखना किस तरीके की होती है, सिचुएशनल बेस्ड होती है। हमने क्या कहा कि लैंग्वेज जो है वो सिचुएशनल बेस्ड होती है और सब्जेक्ट जो है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। अब इस चीज को समझिएगा कि इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह डिस्कस नहीं करके अपने को किस तरीके से डिस्कस करना है, एज अ लैंग्वेज डिस्कशन करेंगे, कि एक भाषा की तरह इसका अपने को यूज करना है। और भाषा आपको पता ही होगा किस तरीके से आती है, भाषा यूज करने से आती है, रटाफिकेशन से नहीं आएगी। आपको कंसेप्चुअल बेस्ड चीज़ों पर ध्यान में रखना है कि भाई ऐसा ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, यहाँ पे इस तरीके का आपका परसेप्शन या एक कंसेप्ट यूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, एक लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ फर्स्ट थिंग माइंड में। अब देखिए, भाषा की अगर हम बात करें, लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो वो कुछ एक चीज़ें रहेगी कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिक्स है। भाई जैसे आप मानिएगा कि जब भी आप मकान बनाते हैं या घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव जो होती है, बेस जो होता है, आधार जो होता है वो स्ट्रॉन्ग किया जाता है। सेम कंडीशन यही है। आज अपने एक टॉपिक से स्टार्ट नहीं करके पहले उसका जो बेस आधार है कि भाई इंग्लिश खुद क्या है, ये किस तरीके से बनी हुई है, उन चीज़ों के बारे में अपने डिस्कशन करेंगे जो हर जगह आपको काम में आने वाले हैं, हर एग्जाम में काम में आने वाले हैं, हर टॉपिक के अंदर आपको काम में आने वाले हैं। उन कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक जो कंसेप्ट है, उनसे अपना स्टार्टिंग करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अब दूसरी चीज़ देखिएगा कि भाई लैंग्वेज का काम क्या होता है, भाषा किस लिए यूज़ की जाती है, भाषा यूज़ की जाती है बेटा कम्युनिकेशन के लिए। किस लिए यूज़ की जाती है, कम्युनिकेशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संप्रेषण। संप्रेषण या कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि मैं क्या चीज़ कहना चाहता हूँ, या स्पीकर जो है वो लिसनर को कोई चीज़ बताना चाहता है, समझाना चाहता है, और लिसनर जो है उस चीज़ को समझ पा रहा है, यानी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप तक कन्वे हो पा रहा है, स्पीकर जो कहना चाह रहा है वो लिसनर तक पहुँच पा रहा है, वो कम्युनिकेशन होता है। बोलना या सुनना कम्युनिकेशन नहीं होता है। भाषा है, कम्युनिकेशन के काम आती है। एक स्पीकर होगा, एक लिसनर होगा और एक मैसेज होगा। ये बेसिक हुई। अब देखिए इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। अगर हम बात करें बहुत एंशिएंट टाइम में लेके चलते हैं, बहुत पुराने समय में लेके चलते हैं कि भाषा किस तरीके से डेवलप हुई है। देखिए, सबसे पहले भाषा किस तरीके से यूज की जाती थी, सबसे पहले यूज किया जाता था साउंड्स का। किसका यूज किया जाता था, साउंड्स का, कि भाई एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए वो क्या करते थे, पशु पक्षियों की आवाजें निकालते थे, या उससे भी ज्यादा अगर मैं कहूं तो हो सकता है वो क्या करते थे बेटा, जेस्चर्स के तरह
इशारों में बात करते थे कि भाई ये दो चीजें उन्होंने यूज की, एक तो जेस्चर्स देना, इशारे करना, संकेत देना। अब संकेत तो कब दोगे, जब आमने सामने हो तो ही संकेत दे सकते हैं, कोई पीछे खड़ा तो संकेत नहीं दे सकते। तो उस टाइम क्या किया गया, साउंड्स का यूज किया गया। तो जेस्चर्स आई, साउंड आए। अब साउंड्स में क्या हुआ, पशु पक्षियों की आवाज निकाल देते। जैसे आप कई बार फॉरेस्ट के सीन देखते हो किसी मूवी में, तो वो पशु पक्षियों की आवाज निकालते हैं कि भाई ये आवाज आई तो खतरा है, ये आवाज आई तो सही है। और आप कई देखते हो कुछ स्क्रिप्ट मिलती है, लिपियां मिलती है, तो उन लिपियों के अंदर क्या होता है, आप देखते हो पशु पक्षियों के चिन्ह बने हुए होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं कोड्स का यूज करते थे। ठीक है, तो बाद में उन्होंने क्या किया, इन साउंड्स को रिटन फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया। क्या किया, जो साउंड्स थी उनको एज इट इज लिख दिया कि भाई इस पशु की आवाज का ये मतलब है, इस संकेत का ये मतलब है। इस तरीके से उन्होंने एक रिटन फॉर्म तैयार कर ली। रिटन फॉर्म तैयार करते ही क्या तैयार हो गई, स्क्रिप्ट तैयार हो गई। स्क्रिप्ट मतलब लिपि तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई, स्क्रिप्ट तैयार हो गई, लिपि तैयार हो गई। तो इस तरीके से हर एक भाषा की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, अपनी एक लिपि होती है। इंग्लिश की इंग्लिश ही है, हिंदी की जैसे देवनागरी है, उसी तरीके से इंग्लिश की इंग्लिश ही कहते हैं। हालांकि ज़्यादातर ये लैटिन और ग्रीक से अडॉप्टेड है, तो लैटिन भी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, इंग्लिश ही है। तो इस तरीके से हमारी क्या तैयार हुई बेटा, एक स्क्रिप्ट तैयार हुई, एक लिपि तैयार हुई, एक रिटन फॉर्म में आई। लैंग्वेज की सबसे अच्छी क्वालिटी यही होती है कि भाषा की हमेशा अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, अपनी एक लिपि होती है। और स्क्रिप्ट क्या होती है, रिटन फॉर्म, कि साउंड्स को रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो एक स्क्रिप्ट या एक लिपि जो है वो तैयार होती है। मान लिया इंग्लिश की भी एक लिपि है। अब उस लिपि के अंदर समझिएगा, सबसे पहला जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं दैट इज अल्फाबेट। अब आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इस लैंग्वेज के अंदर, इस भाषा के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने अल्फाबेट होते हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 5 होते हैं, 26 होते हैं, 21 होते हैं। क्या 21 होते हैं या 26 या 5, कितने होते हैं भाई, समझिएगा। अल्फाबेट को आप हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत बेसिक से लेते हुए चल रहे हैं बेटा, वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, कितनी अल्फाबेट होती है, हर भाषा की अपनी एक ही अल्फाबेट होती है, एक ही वर्णमाला होती है। उस अल्फाबेट के अंदर क्या होते हैं, लेटर्स, जिन्हें आप हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ण। क्या होते हैं भाई, लेटर्स होते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ये जो लेटर्स हैं इंग्लिश के अंदर आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स यूज किए गए। इन लेटर्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक पार्ट तो मैं डिवाइड कर रहा हूं वोवल लेटर्स का, दूसरा मैं पार्ट डिवाइड कर रहा हूं कॉन्सोनेंट लेटर्स का। कितने लेटर्स हुए भाई, 2 लेटर्स हुए, सॉरी 2 पार्ट हुए लेटर्स के। पहला पार्ट क्या है, वोवल्स, और दूसरा पार्ट क्या है, कॉन्सोनेंट। वोवल्स आप सबको पता है कितने वोवल होते हैं, लेटर की बात कर रहे हैं, 5 वोवल लेटर्स, ए, ई, आई, ओ, यू। रिमेनिंग 21 क्या हो गए आपके, कॉन्सोनेंट लेटर। यानी सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई भाई, सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, लेटर्स हो गई। यानी एक अल्फाबेट है जिसके अंदर क्या है, 26 लेटर्स हैं, जिनमें से 5 क्या है, वोवल्स लेटर है, और रिमेनिंग 21 क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। तो ये 2 पार्ट हमने डिवाइड किए। सबसे छोटी यूनिट हमने बात की लेटर्स के। लेटर्स से मैं अगर आगे बढ़ूं, समझिएगा, लेटर्स के बाद में जो दूसरा पार्ट आता है दैट इज वर्ड। क्या आता है, लेटर्स के बाद में दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है वर्ड्स। सबसे छोटी यूनिट लेटर्स, देन वर्ड्स। देखिए वर्ड्स क्या होते हैं,
ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होते हैं वर्ड्स? वर्ड्स होते हैं बेटा ग्रुप ऑफ लेटर्स। जब भी लेटर्स जो हैं ग्रुप के अंदर आना स्टार्ट करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए? ग्रुप लेटर्स वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। अच्छा देखिए, अब मैंने लिखा XYZ, क्या ये कोई वर्ड है? क्या नहीं, ये वर्ड कब तक नहीं होगा? देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हैं, 3 लेटर एक साथ आ रहे हैं, लेकिन ये कोई भी वर्ड नहीं है। वर्ड कब तक नहीं होगा? जब तक इस ग्रुप ऑफ लेटर्स का कोई मीनिंग नहीं निकलता हो, कोई इनका शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता हो, जब तक ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता हो, तब तक हम इन्हें वर्ड नहीं बोल सकते। भाई क्या कहा? लेटर है, लेटर से क्या बनते हैं आपके? वर्ड्स। सबसे छोटी यूनिट क्या हुई आपकी? लेटर्स। उनसे आपके क्या बन गए? वर्ड्स बन गए। ठीक है, दोनों चीजें। अब देखिए वर्ड्स के बाद में क्या आते हैं? अगला जो पार्ट आता है वो है फ्रेज। थर्ड कंडीशन हमने क्या पढ़ी? फ्रेज। अब देखिए फ्रेज क्या होता है? हिंदी में हम फ्रेज को कहते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं भाई? लेटर वर्ण हो गए या अक्षर हो गए, और वर्ड क्या हो गए? शब्द हो गए। फ्रेज क्या हो गए? वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्यांश का क्या मतलब हो गया? वाक्यांश का मतलब हो गया रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट। अगली डेफिनेशन में लिखता हूं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। शब्दों का जो समूह है वो क्या होता है? फ्रेज होता है। भाई लेटर्स का ग्रुप क्या हुआ? वर्ड हुआ। वर्ड का ग्रुप क्या बन रहा है बेटा? वर्ड का ग्रुप बन रहा है आपका फ्रेज। ठीक है, अगला जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं दैट इज क्लोज। क्लोज को हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। उपवाक्य मतलब हम कह सकते हैं सब सेंटेंस। क्या हो गया भाई? सब सेंटेंस। कि भाई फ्रेज वाक्यांश, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट, वाक्य का अंश, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये देखिए क्लोज क्या होता है? उपवाक्य क्या होता है? शब्दों से क्या बनता है? वाक्य बनते हैं, यानी ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब एक चीज कॉन्ट्रास्ट कर रही है, वो क्या है कॉन्ट्रास्ट वाली चीज? कि क्लोज क्या कह रहे हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या कह रहे हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझिएगा कि वो बचा हुआ भाग है वाक्य का, और ये एक तरह का सेंटेंस है, एक तरह का वाक्य है। तो दोनों में डिफरेंस, वो बचा हुआ पार्ट किसका? सेंटेंस का, यानी कह सकता हूं कि वो क्लोज का बचा हुआ पार्ट है, और क्लोज क्या है? एक तरह का सेंटेंस है, सब सेंटेंस हम कह सकते हैं, उपवाक्य कह सकते हैं। तो देखिए होता क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ फाइनाइट वर्ब। आगे समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो इसके अंदर क्या होगा? हमेशा एक वर्ब होगी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन वर्ब होगी। यहां पे देखिए क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ फाइनाइट वर्ब। बिना फाइनाइट वर्ब का कोई भी एक जो ग्रुप है वो तो क्या होगा? फ्रेज होगा। और फाइनाइट वर्ब है वो क्या होगा? क्लोज होगा। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, फ्रेज के अंदर और क्लोज के अंदर। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लोज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां फाइनाइट वर्ब है और यहां फाइनाइट वर्ब नहीं है। अच्छा एक हल्का सा बता देता हूं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। देखिएगा कि भाई फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जिस पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अप्लाई हो। क्या कहा फाइनाइट के बारे में? कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एप्लीकेबल हो, टेंस एप्लीकेबल हो,
यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, प्रेजेंट टाइम तो प्रेजेंट टेंस की फॉर्म हो, पास्ट टाइम तो पास्ट टेंस की फॉर्म हो, फ्यूचर टाइम तो फ्यूचर टेंस की फॉर्म हो, यानी टेंस एप्लीकेबल हो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एप्लीकेबल हो, उन्हें हम फाइनाइट कहते हैं। अभी हमने कहा कि इन द मॉर्निंग, देखिए सबसे पहले लेटर्स हैं भाई, ये 2 लेटर मिलके एक वर्ड बना रहे हैं, ये 3 लेटर मिलके एक वर्ड बना रहे हैं, और ये 7 लेटर्स मिलके एक वर्ड बना रहे हैं, और ये वर्ड का ग्रुप है, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है एक फ्रेज। क्यों? क्योंकि वाक्यांश है। वाक्यांश क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं है, कोई भी वर्ब का पार्ट नहीं है, लेकिन तीनों मिलके एक सेंस दे रहे हैं, तो ये तो क्या हो गई, फ्रेज हो गई। और अगर मैं कहूं इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, कि यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अब देखिए सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब है, टेंस एप्लीकेबल हो रहा है, यहाँ पे भी टेंस एप्लीकेबल हो रहा है, ये क्या है, क्लोज है। यानी क्लोज तो क्या होते हैं, एक तरह के सेंटेंस होते हैं, और फ्रेज क्या होती है, सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट होती है, वो बचा हुआ पार्ट है, और ये एक तरह का सेंटेंस है। अब उम्मीद करते हैं बेटा कि फ्रेज और क्लोज समझ में आ चुका होगा। वो रेस्ट पार्ट है, यहाँ कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, और यहाँ पर फाइनाइट वर्ब का यूज किया गया। यानी मैंने क्या कहा कि एक अल्फाबेट है, उस अल्फाबेट के अंदर 26 क्या है, लेटर्स हैं, जो सबसे छोटी यूनिट हो गई। लेटर्स के बाद में ग्रुप ऑफ लेटर्स किस में कन्वर्ट हुए, वर्ड्स के अंदर, और ग्रुप ऑफ वर्ड किस में कन्वर्ट हुए, फ्रेज और क्लोज के अंदर। डिफरेंस बता दिया, फ्रेज के अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, और क्लोज के अंदर हमेशा एक फाइनाइट वर्ब होगी। क्लियर हो गया? लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से क्लोजेस। ठीक है, चलिए अब जो दूसरी आपने चीज देखी थी, वर्ड, शब्द जिन्हें आप कहते हो, जिनका ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिनका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो, जिनका कोई मीनिंग निकलता हो, सेंस आता हो, वो क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। इन वर्ड को डिवाइड किया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। क्या कहा हमने, इन वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, कि आपकी कोई भी भाषा है, कोई भी लैंग्वेज है, वो हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड होगी। और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके 8 तरह के। कोई भी भाषा है उसके कुछ पार्ट्स होंगे। स्पीच मतलब ये भाषण कहते हैं ना, कोई शब्द वाक्य समझ लीजिए कि कोई वाक्य के जो भेद, हिंदी में क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, में भी वाक्य के भेद, किसी भी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जो वाक्य के भेद हैं, कौन सा शब्द क्या है, कि वो एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक विशेषण है, एक क्रिया विशेषण है, एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, या इंटरजेक्शन है, वो सारे के सारे आपके ये काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए हर भाषा के कितने होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 ही तरह के होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, 8 ही होने हैं। इन 8 के बारे में अपने जनरल डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, बेस है, आधार है, इनके बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम टेंस करते हैं तो आपको याद होगा, बचपन से टेंस पढ़ते हुए आ रहे हो, टेंस में कहते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, फिर कहते हो ऑब्जेक्ट आएगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर चीज़ में यही करते हो, पैसिव करते हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो। तो ये तो बताओ ना कि भाई सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है,
ऑब्जेक्ट क्या है, उनके बिना कैसे काम कर लेते हैं, नहीं कर सकते ना। जो हमने पहले कहा था, आते ही क्या कहा था कि मकान बनाना है, घर बनाना है तो नींव मजबूत रखो। समझ रहे हो बात को? अगर नींव कच्ची है मकान नहीं चलेगा, अगर बेस तैयार नहीं है भाषा नहीं सीख पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। रटाफिकेशन करते हो तो काम तो चल जाएगा। मान लिया कि सर इतनी रटाफिकेशन कर ले कि एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे, फिर एग्जाम क्लियर करके आगे जब आवश्यकता पड़ेगी तो यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं कर पाओगे। समझ गए बात को? तो हम बेस पर ध्यान दे रहे हैं, आधार पर ध्यान दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहला हर एक टॉपिक के बारे में मैं आपको एक हल्की हल्की एक ओवरऑल डेफिनेशन देने जा रहा हूं। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? परिभाषा चारों तरफ की, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम एक लाइन या 2 लाइन या 4 लाइन में भी यूज कर लें, लेकिन एक ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए कि उससे बाहर वो टॉपिक जो है किसी भी कंडीशन में नहीं जाए। मैंने क्या कहा कि परिभाषा ऐसी बनाओ, चाहे वो 1 सेंटेंस की हो, चाहे वो 10 लाइन की हो, लेकिन उससे बाहर वो टॉपिक चला गया तो वो डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन का काम क्या है? पूरा टॉपिक जो है उस एक सिंगल लाइन, चाहे 4 लाइन में आपने लिखी हो, उससे बाहर टॉपिक नहीं जाना चाहिए, वो होती है डेफिनेशन। तो हर एक टॉपिक की डेफिनेशन क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है वो टॉपिक क्लियर करना इम्पॉसिबल है। समझ रहे हैं बात को? वो टॉपिक क्लियर करना इम्पॉसिबल है अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है। तो देखिए, नाउन जिसे आप हिंदी में कहते हैं संज्ञा, किसकी डेफिनेशन क्या है? बचपन से पढ़ता है, हिंदी मीडियम में या हिंदी में पढ़ा था कि सर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ा था नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नाम है वही नाउन है। तो समझिएगा, मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं। नाउन जो वर्ड है बेटा ध्यान में रखें, अडॉप्टेड किया गया है किससे? नॉमेन से। नाउन वर्ड किससे अडॉप्टेड है? नाउन वर्ड अडॉप्टेड है नॉमेन से। नॉमेन क्या है? नॉमेन एक लैटिन वर्ड है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आधी से ज़्यादा इंग्लिश जो है वो लैटिन और ग्रीक से अडॉप्टेड है। तो नॉमेन जो है वो लैटिन वर्ड है, उसी से आपका नाउन कन्वर्ट हुआ है। और इस नॉमेन का लिटरेरी जो मीन है वो क्या होता है? नेम। कि भाई हम कहें इसका साहित्य के अर्थ जो है, लिटरेरी मीन जो है, अर्थ जो है वो क्या होता है? नेम होता है। यानी अगर मैं कहूँ मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मैं कहूँ नॉमेन इक्वल्स टू नेम, कि नॉमेन का एक साइनो पर्यायवाची जो है वो क्या है? नेम है। अच्छा, अगर नॉमेन का पर्यायवाची नेम है तो मैं ये भी कह सकता हूं नाउन इक्वल्स टू नेम या नॉमेन इक्वल्स टू नेम। भाई जब नॉमेन से नाउन बना है, नॉमेन का मतलब नेम है, तो ऑब्वियस सी बात है नाउन का मतलब भी क्या हो गया? नाम या नेम। तो नाउन इक्वल्स टू नेम या नॉमेन इक्वल्स टू नेम या नाउन इक्वल्स टू नॉमेन। के नाउन नॉमेन के बराबर है या नॉमेन नाउन के बराबर है, और दोनों का मतलब क्या है? नाम है, नेम है। क्लियर हो गई ये बात? तो नाउन इक्वल्स टू नेम। यानी मैंने डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन क्या लिखी है बेटा? पहली डेफिनेशन मैंने ये लिखी है, नाउन इक्वल्स टू नेम। ठीक है, नाउन का मतलब क्या है? नाम है। या मैं थोड़ा और चेंज करूं, मैं ये कहूं कि भाई है तो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ड ही तो है। वर्ड को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं, और नेमिंग वर्ड, कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसे किसी भी तरीके से कोई भी नाम दिया जा सकता है, वो सारे के सारे वर्ड आपके क्या होते हैं? हमेशा नाउन होते हैं। क्या कहा?
अ नेमिंग वर्ड, कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसे किसी भी तरीके से कोई भी कैसा भी नाम दिया जा सकता है, वो सारे के सारे वर्ड आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्या कहा, नाउन इक्वल्स टू नेम, अ नेमिंग वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड जिसे किसी भी तरीके से कोई भी कैसा भी नाम दिया जा सकता है, वो नाउन है। समझ गए, इससे बाहर इम्पॉसिबल है, कुछ नहीं है इससे बाहर। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूर्य पश्चिम से निकलना स्टार्ट हो जाए, लेकिन इससे बाहर नाउन नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। अच्छा, जो अपनी डेफिनेशन थी कि भाई पर्सन राम नाउन है, हमने कहा प्लेस जयपुर नाउन है, हमने कहा थिंग बुक नाउन है। फिर अगर मैं कहूं ऑनेस्टी क्या है भाई, कोई पर्सन है क्या, प्लेस है क्या, कोई थिंग है क्या, नहीं है ना। ना तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, ना किसी ये जगह का नाम है, ना ही ये किसी चीज का नाम है। तो किसका नाम है ये नाम है बेटा ऑनेस्ट का। ऑनेस्ट क्या है, क्वालिटी है। ईमानदार होना क्या है, विशेषता है। उस क्वालिटी को, उस विशेषता को, उस एडजेक्टिव को नाम दिया, किस में कन्वर्ट हुआ, नाउन में कन्वर्ट हुआ। यानी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी। इवन अगर हम ये कहें लाफ, हंसना, ये क्या एक वर्ब है, ये एक एक्टिविटी है, काम हो रहा है, इसको भी मैंने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, लाफ्टर, हंसी, ये भी क्या हो गई, नाउन हो गई। यानी मैंने एक्शन को भी नाम दे दिया, एक्शन को भी नाम दे दिया, तो किसमें कन्वर्ट हुआ, नाउन के अंदर कन्वर्ट हुआ। अगर मैं कहूं कि इल, बीमार होना, कंडीशन है, उसको भी नाम दे दिया, इलनेस, नाउन। इवन अगर मैं कहूं कि भाई किसी नाउन को भी नाम दे दें, तो भी वो नाउन में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हो बात को। तो किसी को भी नाम देना, जैसे चाइल्ड बच्चा, और चाइल्डहुड क्या हो गया, बचपन हो गया। समझ गए बात को। तो किसी भी चीज को कैसे भी कोई भी नाम दिया जा सकता है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं अ नेमिंग वर्ड या नाउन इज अ नेम ऑफ, किसका नाम है नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन। और अभी भी मैं क्या यूज कर रहा हूं, एक्सेप्ट्रा, आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया, विशेषता आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी इससे भी ज्यादा अगर कोई भी चीज हो सकती है, उन सबको क्या कहा जाएगा, नाउन, यानी संज्ञा कहा जाएगा। यानी इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर किसी भी चीज को कैसा भी कोई भी नाम दिया जा सकता है, वो सारे के सारे क्या होंगे आपके, हमेशा नाउन होंगे, संज्ञा होंगे। इससे बाहर टॉपिक कभी नहीं जाएगा। क्लियर है। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने क्या बता दिया बेटा, नाउन बता दिया। दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी बात करते हैं, प्रोनाउन। देखिएगा क्या होता है प्रोनाउन। देखिए मेरे पास दो वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला वर्ड दिया हुआ है प्रो और दूसरा वर्ड दिया हुआ है नाउन। अब समझिएगा कि इस प्रोनाउन का मतलब क्या है। जैसे आप सबको ये तो पता है कि भाई मैंने दो वर्ड लिखे बेटा, एक वर्ड तो मैंने लिखा प्रो और दूसरा वर्ड मैंने लिखा नाउन। नाउन का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि सर आपने कहा था कि किसी भी वर्ड को किसी भी तरीके से कोई भी कैसा भी नाम दिया जा सकता है, वो सारे के सारे वर्ड आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है। अब देखिए नाउन का मतलब तो समझ में। प्रो क्या है, जैसे अभी देखिए हाल फिलहाल एक गेम चला था प्रो कबड्डी। क्यों चला था कि भाई कबड्डी जो है वो अपने एंडिंग पे चल रहा था, लगभग लोग भूल चुके थे, तो उसे प्रमोट करने के लिए, उसे बचाने के लिए, उसके
पक्ष में या उसके लिए जो गेम स्टार्ट हुआ था वो था प्रो कबड्डी। सेम यहां है, किस प्रो का मतलब होता है फॉर, यानी मैं कहूं फॉर मतलब के लिए, फॉर का मतलब क्या हो गया बेटा के लिए। फॉर अ नेमिंग वर्ड, एक नेमिंग वर्ड के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन। या मैं कहूं इन फेवर ऑफ, के पक्ष में, क्या कहा फॉर मतलब के लिए, यानी फॉर अ नेमिंग वर्ड, एक नेमिंग वर्ड के लिए या एक नाउन के लिए, या इन फेवर ऑफ अ नेमिंग वर्ड, इन फेवर ऑफ अ नाउन, एक नाउन के पक्ष में जो शब्द यूज किए जाते हैं, जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं प्रोनाउंस होते हैं। यानी प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या हो गई, फॉर अ नेमिंग वर्ड, एक नेमिंग वर्ड के लिए, और इन फेवर ऑफ अ नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड के पक्ष में जो शब्द यूज किए जाते हैं, जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो क्या होता है प्रोनाउन होता है। अब इनका काम क्या होता है, देखिए इनका पहला काम तो क्या होता है, टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, कि बार बार नाउन का यूज नहीं करना पड़े, उस कारण हम क्या करते हैं प्रोनाउंस का यूज करते हैं। या मैं क्या कहूं टू रिप्लेस, जगह करता है रिप्लेस लेता है, किसका रिप्लेसमेंट करता है अननाउन, कि ये क्या करता है नाउन के रिप्लेसमेंट का काम करता है। अच्छा नाउन के रिप्लेसमेंट का काम करता है, इससे एक चीज समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, देखिए पहले रिप्लेसमेंट, रिप्लेस मतलब किसी की जगह लेना, समझ रहे हो भाई, किसी की जगह लेना, यानी वहां पर पहले कोई एग्जिस्ट करता है तभी तो रिप्लेस करोगे। भाई आज मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं ये थोड़ी करता हूं कि मैं उस इंसान को रिप्लेस करके यहां आया हूं, नहीं, मैं तो पहला आदमी हूं। हाँ मुझे जो रिप्लेस करेगा, अब दूसरा आया मेरे बाद जो आया वो मुझे रिप्लेस करेगा, यानी मैं इस पर पहली बार पढ़ा रहा हूं, इसके बाद में कोई और इंग्लिश पढ़ाया और मैं हट गया तो वो रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन मैंने तो किसी को रिप्लेस नहीं किया, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूं। यानी प्रोनाउन क्या करते हैं सेकंड टाइम आते हैं, पहली बार कौन आएगा, पहली बार हमेशा, ये देखो इसको रिप्लेस कर रहा है ना भाई। भाई मैं कहूं कि राम इंग्लिश पढ़ाता था, अब से श्याम पढ़ाएगा, यानी पहले कौन आया था राम आया था, श्याम ने क्या किया उसे रिप्लेस कर लिया। प्रोनाउन क्या काम करते हैं रिप्लेसमेंट का काम करते हैं, किसके रिप्लेसमेंट का नाउन के रिप्लेसमेंट का। यानी फर्स्ट टाइम हमेशा क्या यूज किए जाएंगे नाउन यूज किए जाएंगे, उन नाउन के रिप्लेसमेंट में उन नाउन की जगह कौन यूज होगा प्रोनाउन। यानी मैंने क्या कह दिया कि बेसिकली प्रोनाउन जो है वो सेकंड टाइम आते हैं, फर्स्ट टाइम नहीं आते हैं। फर्स्ट टाइम क्या आएगा नाउन आएगा, उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए बार बार नाउन का यूज नहीं करना पड़े, हम क्या यूज करते हैं प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो फर्स्ट टाइम नाउन, उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए सेकंड टाइम क्या करते हैं हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। क्लियर हुआ, नाउन देन क्या आ जाएगा प्रोनाउन आ जाएगा। फर्स्ट टाइम नाउन, उस नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं प्रोनाउंस का यूज करते हैं। क्लियर हुआ नाउन और प्रोनाउन। अच्छा यहां पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखना है, जिस कंडीशन में नाउन होगा उसी कंडीशन में प्रोनाउन होगा। भाई इंग्लिश के फैकल्टी को रिप्लेस इंग्लिश की फैकल्टी करेगा, मैथमेटिक्स की तो करेगा नहीं, इंजीनियर तो करेगा नहीं, डॉक्टर तो करेगा नहीं। भाई टीचर है तो रिप्लेसमेंट टीचर करेगा, इंग्लिश का है तो इंग्लिश वाला ही करेगा, हिंदी वाला तो नहीं करेगा ना। तो जिस केस में नाउन है, यानी अगर नाउन सिंगुलर है, समझते हुए चलिएगा, नाउन सिंगुलर, प्रोनाउन भी कैसा आ जाएगा सिंगुलर। नाउन के इस लाइन को समझिएगा, नाउन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। प्रोनाउंस आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन।
न कि प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नाउन। आप इस चीज को हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नाउन नहीं आते हैं, नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आते हैं। तो पहले कौन आता है भाई, पहले नाउन आता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग नाउन सिंगुलर, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर। नाउन अगर प्लूरल केस में है तो प्रोनाउन भी किस केस में आ जाएगा बेटा, प्लूरल केस में आ जाएगा कि भाई जैसा नाउन है वैसा ही प्रोनाउन आना है। नाउन सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो प्रोनाउन भी क्या, प्लूरल केस में आ जाएगा। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? नाउन और प्रोनाउन दो वर्ड्स के बारे में हमने बात की कि जिस तरीके का आपका नाउन आएगा उसी तरीके का क्या आएगा, आपका प्रोनाउन आएगा। नाउन सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल। और इस चीज को एक बार समझिएगा, एक पैसिव के थ्रू समझते हैं हम। राम was washing his clothes. Ram was washing his clothes. राम किसी का नाम है, नाउन है, ठीक है। was washing धो रहा था, वर्ब है, क्या धो रहा था, कपड़े धो रहा था, नाउन है। राम was washing his clothes। अब देखिए इसका पैसिव बनाते हो, बचपन से यही पढ़ते आए हो कि सर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये कपड़े धोने वाला और ये क्या धो रहा है, कपड़े धो रहा है, वो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हिज क्लोथ्स पास्ट में है, ये लो पास्ट में कर दिया, वहां सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब थी, यहाँ प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आगे आईएनजी है, कॉन्टिन्यूअस है, ये लो मैंने बीइंग लगा दिया। पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है कि सर थर्ड फॉर्म लगेगी, सब्जेक्ट बाय लगा के जोड़ दो, बाय राम। राम was washing his clothes, राम अपने कपड़े धो रहा था। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है his clothes were being washed by राम, उसके कपड़े राम धो रहा है। सही है या गलत है? अब अगर आपने बचपन से वही पढ़ा है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो, सब्जेक्ट बाय लगाकर एंड में जोड़ दो, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पैसिव क्या कहता है, इंटरचेंज जो है, इंटरचेंज समझते हो ना, एक्टिव से पैसिव बनाओ, पैसिव से एक्टिव बनाओ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओ, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाओ, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाओ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ या कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, ये सारा क्या है, इंटरचेंज का पार्ट होता है। इंटरचेंज दो चीजें आपको सिखाता है। पहली चीज क्या सिखाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों सेंटेंसेस का जो सेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। सेंस हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। क्या कहा कि दोनों स्टेटमेंट का जो सेंस है वो हमेशा किस तरीके का रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। दूसरा क्या कि इनका टेंस नॉर्मली चेंज नहीं होता है, कि भाई एक नरेशन में होता है, बाकी इंटरचेंज के अंदर सेंस और टेंस ये दोनों चीजें हमेशा सेम रहनी चाहिए। यानी जो एक्टिव कहता है वही पैसिव बोलना चाहिए, जो पैसिव बोलता है वही एक्टिव बोलना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक्टिव कुछ कह रहा है और पैसिव कुछ कह रहा है, दोनों हमेशा सेम सेंस देने जरूरी है। जैसा एक्टिव होगा उसी तरीके का आपका पैसिव आएगा, जैसा पैसिव होगा उसी तरीके का आपका क्या आएगा बेटा, एक्टिव आएगा। डन। ये देखिए पहला कह रहा है कि राम अपने कपड़े धो रहा था। हिज किसको रेफर कर रहा है, राम को रेफर कर रहा है। यहां क्या कह रहे हो, उसके कपड़े राम धो रहा था, उसके मतलब किसी थर्ड पर्सन के कपड़े राम धो रहा है। यहां पर राम खुद के कपड़े धो रहा था, यहां किसी थर्ड पर्सन के कपड़े धो रहा है, तो स्टेटमेंट गलत है, सेंस चेंज हो चुका है। इसका सही सेंस फिर क्या बन जाएगा, समझिएगा सही सेंस कैसे बनेगा। देखिए सही सेंस क्या बनेगा, हिज क्लोथ्स की जगह आप क्या यूज करोगे, राम्स क्लोथ्स, राम के कपड़े वर बीइंग वॉश्ड बाय हिम, उसके द्वारा ही धोया। अब ये हिम किसको रिप्लेस कर रहा है, नाउन को। यानी फर्स्ट टाइम क्या आते हैं, नाउन आते हैं। उन नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए, उन नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए
कि बार बार नाउन का यूज नहीं करना पड़े, हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, नाउन नेमिंग वर्ड है, उस नेमिंग वर्ड को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, हमेशा प्रोनाउन होते हैं। तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो क्या है आपका, वर्ब। क्या कहा हमने कि जो तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है आपका वर्ब। क्या होती है वर्ब, ध्यान रखिएगा, है तो एक वर्ड भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे के सारे क्या है, वर्ड ही है। कैसे वर्ड है, एक्शन रिलेटेड, एक्टिविटी रिलेटेड, ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जिनसे बोलने या सुनने से लगे कि कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई काम हो रहा है, वो सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। क्या कहा हमने कि वर्ब का मतलब क्या हो गया, एक्शन रिलेटेड वर्ड, काम से संबंधित, कि भाई ये एक्टिविटी हो रही है, ये काम हो रहा है, जो भी कोई भी काम हो रहा हो, जो भी एक्शन रिलेटेड वर्ड है जिनको देखने सुनने बोलने सुनने से लगे कि किसी ने किसी तरह का काम या किसी ने किसी तरह की एक्टिविटी हो रही है, वो सारे के सारे किसके अंदर यूज किए जाएंगे, वर्ब के अंदर यूज किए जाएंगे। यानी क्या कहा, एक्शन रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है, एक्शन रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे वर्ब होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बुक्स के अंदर आपको एक ये प्रॉब्लम आती है, उस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि हमने आगे भी बात की थी। पहला वर्ड मैंने लिखा है बेटा फाइनाइट और दूसरा वर्ड मैंने लिखा है नॉन फाइनाइट। आप जब बुक्स के अंदर पढ़ते हो तो यहाँ लिखा होता है बेसिक वर्ब्स और यहाँ लिखा होता है एडवांस वर्ब्स। तो समझिएगा कि भाई ये बेसिक एडवांस का कंसेप्ट कहाँ से आ गया कि भाई वर्ब भी बेसिक और एडवांस होती है क्या, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कोई बेसिक है ना कोई एडवांस है, वर्ब वर्ब होती है। अब देखिए क्या कहने का मतलब है, समझिएगा भाई, वर्ब क्या है, एक्टिविटी, काम। इस काम को करने वाला क्या कौन होता है, सब्जेक्ट। भाई इस एक्टिविटी को, काम को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वही तो वर्ब है। यानी सब्जेक्ट कह रहा है कि मैं अकेले ने काम किया है और वर्ब कह रहे नहीं, दो लोगों ने मिलकर किया। पॉसिबल है क्या? जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी तो वर्ब होती है। सब्जेक्ट कह रहा है कि कल किया था और वर्ब कह रहे कि नहीं आज किया था। नहीं, सब्जेक्ट ने काम किया तो सब्जेक्ट को पता होगा ना कब किया था। अकेले ने किया, चार लोगों ने मिलकर किया। यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री होना जरूरी होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ एग्री करे। एक दूसरे के साथ एग्री करने का मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल केस में आएगी। उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरा टेंस। टेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सही फॉर्म का यूज करना क्या होता है, टेंस होता है। क्या होता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सही फॉर्म का यूज करना क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, अगर प्रेजेंट में है एक्टिविटी तो प्रेजेंट फॉर्म यूज कीजिए, पास्ट में है पास्ट फॉर्म यूज कीजिए, फ्यूचर में है फ्यूचर यूज कीजिए। तो फाइनाइट जो है वही रियल वर्ब्स होती है, क्योंकि रियल वर्ब पर हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एप्लीकेबल होगा और हमेशा टेंस एप्लीकेबल होगा। नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, लुक्स लाइक अ वर्ब। ये क्या करते हैं बेटा, वर्ब की तरह सिर्फ दिखाई देते हैं, वर्ब होते नहीं है। डज नॉट वर्क एज अ वर्ब। वर्ब जैसे इसके अंदर फंक्शनिंग नहीं होती है, सब्जेक्ट के साथ ये एग्री नहीं हो पाता है, टेंस के साथ ये फॉर्म चेंज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है, टेंस जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्यों भाई वर्ब ही नहीं है। वर्ब नहीं है तो कहाँ से एग्री होएगा, और वर्ब नहीं है तो कहाँ से फॉर्म्स में चेंजेस करेगा। ना तो ये कोई सब्जेक्ट के साथ एग्री कर पाता है, ना ही ये
फॉर्म्स के अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंज कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ये वर्ब है ही नहीं, सिर्फ वर्ब की तरह दिखाई देती है। और ये क्या है? वर्ब। फाइनाइट क्या होती है? वर्ब। नॉन फाइनाइट सिर्फ मैंने क्या लिखा? लुक्स लाइक अ वर्ब, वर्ब की तरह दिखाई देती है। डज नॉट फंक्शन और डज नॉट वर्क एज अ वर्ब, वर्ब की तरह काम नहीं कर पाती है। समझ रहे बात को? वर्ब की तरह दिखाई दे रही है, वर्ब की तरह काम नहीं करती है, और ये वर्ब की तरह दिखाई देती है, वर्ब की तरह ही काम करती है। समझिएगा इस चीज को। जैसे मैंने लिखा राम, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। वांट्स, सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, वर्ब के साथ क्या लगता है? एस या ईएस। वांट्स टू प्ले क्रिकेट, राम जो है क्रिकेट खेलना चाहता है। टू प्ले, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर था, वर्ब भी किस फॉर्म में थी? सिंगुलर। लेकिन ये टू प्ले तो वैसा ही था। क्या टू प्ले में कोई चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ। अब देखिए, अब मैंने लिखा राम एंड श्याम, एक से लोग मैंने कितने कर दिए? 2। वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगी? प्लूरल फॉर्म में, वांट। अच्छा, टू प्ले, इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? टू प्ले क्रिकेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए भाई? राम था तो भी टू प्ले था, राम एंड श्याम था तो भी टू प्ले था, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अच्छा, अगर मैं इसको पास्ट में ले जाऊं कि भाई कल खेलना चाहता था, वांटेड, फॉर्म चेंज हो गए, टेंस चेंज हो गया, लेकिन क्या टू प्ले पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा भाई, ये तो ऐसा ही रहेगा। अगर मैं फ्यूचर में ले जाऊं, फ्यूचर टाइम के अंदर ले जाऊं, राम विल वांट टू प्ले क्रिकेट, देखिए यहां फिर से फॉर्म चेंज हो गई, लेकिन यहां की फॉर्म्स के अंदर कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ। यानी टू प्ले पे ना तो टेंस इफेक्टिव है, यानी टाइम चेंज हो रहा है तो भी ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं कर रही, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो रहा है तो भी ये सिंगुलर या प्लूरल जो है नहीं कर पा रहे, यानी ना तो इस पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एप्लीकेबल है और ना ही इस पर टेंस एप्लीकेबल है। यानी ये तो क्या हो गई? फाइनाइट, दिखाई भी वर्ब जैसी दे रही है, काम भी वर्ब जैसा कर रहा है। ये क्या हो गया? सिर्फ दिखाई दे रही है, काम नहीं कर पा रही है। नॉन फाइनाइट काम कर रही है, नहीं कर पा रही, काम दिखाई दे रही है, दिखाई भी दे रही है, काम भी कर रही है, सिर्फ दिखाई दे रही है, काम नहीं कर पा रही है। सेम फॉर्म चेंज कर रही है, फॉर्म चेंज नहीं कर पा रही है। तो ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं लिख दूं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग जो है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब देखो स्विमिंग जो है देखने में तो कैसा लग रहा है? वर्ब जैसा लग रहा है भाई, दिखाई तो वर्ब की तरह दे रहा है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? एक नाउन है। ठीक है, अगर मैं कह दूं टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब ये भी देखो वर्ब की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्ब की फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है। ये क्या है? एक नाउन की फंक्शनिंग कर पा रहा है, यानी दिखाई वर्ब जैसे दे रहे हैं लेकिन वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं आई सॉ बर्निंग हाउस, मैंने एक जलता हुआ घर देखा। क्या कहा? आई सॉ अ बर्निंग हाउस। आई मतलब मैंने क्या किया? देखा। क्या देखा? एक जलता हुआ घर देखा। हाउस क्या है? नाउन है। बर्निंग, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, बर्निंग, वैसे तो ये क्या है? वर्ब है, लेकिन यहां पर ये क्या काम कर रही है कि जब मैंने उस घर को देखा तब वो घर जल रहा था, उस समय घर की क्वालिटी क्या थी? बर्निंग। किसी वर्ब के आगे आर्टिकल लगते हैं क्या? नहीं। आर्टिकल किसके लिए लगता है? नाउन के लिए लगता है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो उससे पहले यूज किए जाते हैं। तो ये बर्निंग एक एडजेक्टिव है, दिखाई कैसा दे रहा है? वर्ब जैसा। जैसे मैं लिख दूं आई सॉ अ बर्न्ट हाउस, क्या लिखा? आई सॉ अ बर्न्ट हाउस, मैंने एक जला हुआ घर देखा। उस घर की क्वालिटी क्या थी? जब मैंने देखा
तब वो क्या था, जलकर खत्म हो चुका था। विजुअलाइजेशन कीजिए, देखिए पहला क्या कह रहा है कि मैंने एक जलता हुआ घर देखा, या मैं कह दूं बेटा क्राई तो वर्ब है ना, ये तो सबने सुनी है ना, आई सा अ क्राइंग बेबी, मैंने एक रोता हुआ बच्चा देखा, आई सा अ प्लेइंग बेबी, मैंने खेलता हुआ बच्चा देखा, आई सा अ वॉकिंग बेबी, मैंने एक चलता हुआ, दौड़ता हुआ, खेलता हुआ, उछलता हुआ बच्चा देखा। तो ये दौड़ना, खेलना, उछलना वैसे तो एक्टिविटीज है, लेकिन यहां पर उस बच्चे की क्वालिटी का काम करती है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रही है। यानी अब दिखाई तो कैसी दे रही है, देखो कि भाई क्राइंग कैसा दिखाई दे रहा है, वर्ब जैसा, बर्निंग कैसा दिखाई दे रहा है, वर्ब जैसा, बर्न्ट कैसा दिखाई दे रहा है, वर्ब जैसा। ये चीजें सारे के सारे दिखाई तो कैसी दे रही है, वर्ब जैसे, लेकिन ये वर्ब है नहीं। इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट का एक छोटा सा पार्ट बता देता हूं, फिर आगे आप समझ लीजिएगा क्या होता है। इन्फिनिटिव, जीरंड्स और पार्टिसिपल्स, ये तीनों जो चीजें हैं बेटा दिखाई वर्ब जैसे देते हैं, लेकिन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करते। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जो बचपन से रटते आए हो कि टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इन्फिनिटिव जो है वो बेसिकली नाउन की फंक्शनिंग करता है। जीरंड जो हमने देखा अभी स्विमिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जीरंड हमेशा नाउन की फंक्शनिंग करता है। पार्टिसिपल्स प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, ये क्या है, तीन पार्टिसिपल। प्रेजेंट में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये सारी चीजें देखो दिखाई कैसी दे रही है, वर्ब के जैसी। शकल कैसी है इनकी, भाई इनकी शकल पे जाइएगा तो शकल तो कैसी दिखाई दे रही है, वर्ब जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन काम वैसे नहीं है। भाई आदमी की शकल कैसी भी हो, काम अच्छे होने चाहिए ना, सेम चीज़ है। इनकी शकल कैसी भी हो, अपने कोई लेना देना नहीं। अपना लेना देना क्या है कि ये फंक्शनिंग काम किस तरीके का कर रहा है। ये नाउन का नेमिंग वर्ड का काम कर रहा था, हमने स्विम को नाम दिया स्विमिंग, हमने स्विम को नाम दिया टू स्विम, नाउन हो गए। यहाँ पर ये क्या काम कर रहे हैं, पार्टिसिपल्स जो हैं वो बेसिकली काम करते हैं एडजेक्टिव्स का क्वालिटी बताने का काम करते हैं, क्वालिटी बताने का काम करते हैं। तो वो क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे, नाउन, प्रोनाउन या वर्ब नहीं होंगे। क्लियर हुआ। तो ये क्या था आपका वर्ब का पार्ट था। वर्ब में हमने क्या कहा कि ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी भी तरह की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है वो सारे के सारे आपकी क्या होती है, वर्ब होती है। आगे जब वर्ब का टॉपिक आएगा तो और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ डेफिनेशंस क्लियर कर रहा हूं ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़े। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या किया, ये डिस्कस किया था कि भाई लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, साउंड हुई, रिटन फॉर्म हुए, जेस्चर्स हुए, स्क्रिप्ट तैयार हुई। इस स्क्रिप्ट के अंदर अल्फाबेट होते हैं, कितने अल्फाबेट, एक ही अल्फाबेट है। वर्णमाला कितनी है बेटा, वर्णमाला एक ही है। उस वर्णमाला के अंदर 26 क्या है, लेटर्स हैं। उन लेटर्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, वोवल और कॉन्सोनेंट लेटर। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है लेटर वाले, आगे कहीं काम नहीं आएंगे कि 5 होते हैं, ये बस पता हो कि ये 5 होते हैं और 21 होते हैं। आगे काम आएगी साउंड्स कि स्वर, ध्वनियाँ, वोवल साउंड्स कितनी होती है, कॉन्सोनेंटल साउंड्स कितनी होती है, वो आगे काम आएगी। ठीक है। लेटर से ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स मीनिंगफुल होने जरूरी है, सेंस या अर्थ निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ड्स के बाद क्या आता है, फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। फ्रेज के बाद क्लोज, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ फाइनाइट वर्ब नहीं होगी और यहाँ फाइनाइट वर्ब होगी। फिर हमने क्या किया, वर्ड्स को डिवाइड किया। वर्ड्स को डिवाइड किया हमने कि वो 8 तरह के हो सकते हैं। पहला हमने पढ़ा नाउन और नेमिंग वर्ड, कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसे किसी भी तरीके से कोई भी कैसा भी नाम दिया जा सकता है, वो सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं आपके
नाउन होते हैं। अगला वर्ड क्या डिस्कस किया? प्रोनाउन। जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करेंगे, उसके रिपीटेशन को रोकने का काम करेंगे, वो क्या होंगे? प्रोनाउंस होंगे। जैसा नाउन होगा वैसा प्रोनाउन होगा। और बेसिकली क्या ध्यान में रखना है? सब्जेक्ट का काम कौन करता है? सब्जेक्ट का काम बेसिकली ध्यान रखें, एक नाउन या एक प्रोनाउन जो है वही सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो इस चीज को ऐसे समझिएगा कि अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। नाउन प्रोनाउन सिंगुलर और सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो वर्ब भी कैसी हो गई? सिंगुलर हो गई। भाई नाउन और प्रोनाउन, नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। अगर नाउन प्लूरल केस का है, प्रोनाउन भी कैसा? प्लूरल केस का, और उनकी एक्टिविटी भी किस केस की आ जाएगी? प्लूरल केस की आ जाएगी। ये अपने को स्पेशली ध्यान में रखना है कि भाई जिस तरीके का नाउन है उसी तरीके का प्रोनाउन आएगा, जिस तरीके के नाउन प्रोनाउन है उसी तरीके की आपकी वर्ब का यूज किया जाएगा। ये ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, तीन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, तीन जो वर्ड थे, उनमें हमने डिस्कशन किया। रिमेनिंग जो वर्ड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसको रिवाइज करते हुए चलिएगा और इस तरीके से रिवाइज करें कि उनका यूटिलाइजेशन यूज करते हुए, समझ रहे हो, चीज़ों को यूटिलाइज करोगे तो ज़्यादा समय तक रहेंगे। सिर्फ रेटाफिकेशन करोगे तो एक शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। चलिए अगली क्लास के अंदर रिमेनिंग पार्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।